हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा मतलब करेंसी, मतलब द करेंसी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यह एक मूल्य धारण करती है। मुद्रा धन के संग्रह के रूप में किया जाता है। मतलब करेंसी जो होती है वो एक माध्यम होता है एक्सचेंज का। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु विनिमय पद्धति की। वस्तु विनिमय पद्धति, इसका अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना। पुराने ज़माने के लोग, जब ये पैसों का प्रचलन नहीं था, तब वो क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। जैसे कि 1 किलो गेहूँ देकर चीनी लेना, या जो भी कुछ किसी सामान की ज़रूरत होती थी तो वो सामान को देकर अपने उपयोग की चीज़ें ले लेते थे। पर अब ऑफिशियल करेंसी इंडिया की इंडियन रुपी है। रुपए की शुरुआत शेर शाह सूरी द्वारा की गई थी। यह एक सिल्वर कॉइन था। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रुपए की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की थी। ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो कृपया करके इसे नोट ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करेंसी की। टाइप्स ऑफ करेंसी मतलब कितने प्रकार के धन होते हैं। एक फियाट मनी, एक पेपर करेंसी, एक मेटल करेंसी। उसके बाद आती है प्लास्टिक करेंसी, फिर ऑप्शनल करेंसी, फिर क्रिप्टो करेंसी। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी को। फियाट मनी वह मुद्रा जिसे सरकार की गारंटी प्राप्त होती है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 100 के नोट पर, 10 के नोट पर, 500 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये का नोट प्रदान करता हूँ। तो वो ये हमारे देश की फियाट मनी होती है। ठीक है, जो हमारे देश में जो चल रही है वही फियाट मनी है। पेपर करेंसी की बात करते हैं तो पेपर करेंसी मतलब जो भी करेंसी के नोट होते हैं, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, जितने भी नोट होते हैं वो सारे नोट्स वो पेपर करेंसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब मेटल करेंसी कौन सी होती है? जो भी सिक्के होते हैं 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, ये सारे ये कॉइन्स के अंदर आते हैं, मतलब मेटल करेंसी के अंदर। प्लास्टिक करेंसी कौन सी होती है? एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एक्सेट्रा। ऑप्शनल करेंसी कौन सी होती है? बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, डिवेंचर बॉन्ड, एक्सेट्रा। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि जो आप लोगों ने जाना होगा कि जो आजकल क्रिप्टो में लोग बाग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो डिजिटली एग्जिस्ट कर रही है। इन्फ्लेमेशन मतलब मुद्रास्फीति, इसे हम महंगाई भी कहते हैं। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ 10 की मिल रही थी, फिर वो 15 की हो गई, तो ये क्या है? ये इन्फ्लेमेशन, इसे ही कहते हैं। यही महंगाई होती है, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। पहला डिमांड पुष्ट और दूसरा कॉस्ट पुष्ट। एक होती है मांग प्रेरित, दूसरी लागत प्रेरित। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की उत्पत्ति के कारण। जैसे कि मान लो जब बाज़ार में किसी वस्तु की मांग अधिक और चीज़ कम हो, जैसे कि कोरोना टाइम में सिलेंडर, ऑक्सीजन वगैरह जो था वो कितना महंगा हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं मिल ही नहीं रहा था, इस वजह से बहुत महंगा हो गया था वो। तो यही सब चीज़ इन्फ्लेमेशन के अंदर आती है, यही उसके रीजन्स हैं। बात करते हैं उत्पादन की लागत में वृद्धि। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, श्रम लागत में वृद्धि, किराए और उपयोगिताओं जैसे ओवरहेड्स में वृद्धि, सरकार द्वारा लगाए गए कर, प्राकृतिक संसाधन निष्कर्षण कंपनी द्वारा देय रॉयल्टी। मतलब जब कच्चा माल महंगा हो जाए, है ना, या फिर मान लो मजदूरी का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, या किराया रेंट वगैरह बढ़ जाए, या सरकार जो टैक्स लगाती है वो बढ़ जाए, तो उस वजह से माल महंगा होता है। ठीक है, तो ये है उत्पादन की लागत में वृद्धि। अब बात करते हैं जब बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी। जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो नाम मात्र ब्याज दरें घटती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तरलता में वृद्धि।
किसी चीज़ की तरलता बढ़ने का मतलब है कि उसे जल्दी से पैसे में बदला जा सकता है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि हमको पता है कि ज़मीन के रेट बढ़ते रहते हैं, है ना, या हमें पता है कि सोने का रेट बढ़ने वाला है, तो उस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर लेते हैं कि पहले से सोना खरीद के रख लेते हैं, है ना, जिससे कि आगे इन्वेस्ट अच्छा हो जाए। या ज़मीन ले लेते हैं पहले से ही, कोई मेरे पता चलता है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कोई ज़मीन सस्ती मिल रही है, तो उस ज़मीन को लेके रख लेते हैं, आगे चल के उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो यही तरलता होती है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना। इसकी दो प्रकार से गणना की जाती है, एक WPI, एक CPI, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब एक तो होलसेल पे बात होती है, जैसे इकट्ठा जो माल आता है उसके बिहेव पे बात होती है। एक कंज्यूमर मतलब जो ग्राहक होते हैं उनके बिहेव पे बात होती है। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि महंगाई बढ़ने से रोज़गार बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति के कारण कर्ज देनदार को हानि होती है और लेनदार को फ़ायदा होता है। करते हैं डिफ्लेमेशन यानी मंदी या मुद्रा अपस्फीति। जब मुद्रा की खरीद क्षमता बढ़ जाती है, यह मुद्रास्फीति से अधिक खतरनाक है। यहाँ रोज़गार कम हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। मतलब मान लो कि किसी के पास पैसा ज़्यादा आ गया, जैसे मान लो सबके पास ही अगर रुपए हैं, है ना, कि मान लो सबके पास ही 20-20 लाख रुपए हों, तो सब लोग जैसे गाड़ी खरीदने जाएं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो सब लोग ही गाड़ी लेंगे, है ना। तो ये होता है, जब सबके पास पैसा आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, रोज़गार भी कम हो जाता है जब सबके ही। ठीक है, बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। मतलब जब बाज़ार में मुद्रास्फीति और अपस्फीति, मतलब महंगाई और मंदी दोनों विद्यमान हो तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब दोनों चीज़ें होती हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डिवैल्यूएशन की, मतलब अवमूल्यन। जब कोई देश अपनी मुद्रा का भाव दूसरी देश की मुद्रा के मुकाबले घटा लेता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। मान लो कि US जो है, US का डॉलर जो है वो इंडिया से महंगा है, इंडियन करेंसी से। अब मान लो वो अपनी रेट्स घटा ले इंडियन करेंसी के मुकाबले, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ और नोट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया गया, मतलब 3 बार डिवैल्यूएशन हुआ है, 1948 में, 1966 में और 1991 में। ठीक है, मतलब 3 बार इंडियन रुपये को कम किया गया है ना। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन, मतलब विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण 2 बार की गई है, एक 1978 में, एक 2016 में। ठीक है, ये होती क्या है ये जान लो। जैसे मान लो कोई देश है, वो मान लो अभी हमारी इंडियन करेंसी है, वो इंडियन रुपी है, हम मान लो कि अपनी करेंसी चेंज कर लें। विमुद्रीकरण का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को याद हो कि पहले 500 और 1000 के नोट चले थे पुराने वाले, तो सरकार तो काफ़ी सारा काला धन इकट्ठा हो गया था, मतलब ब्लैक मनी, तो सरकार ने उसे बाहर निकालने के लिए नोटबंदी की थी। आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो वही नोटबंदी जो 2016 में हुई थी, उसी नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो नोटबंदी और विमुद्रीकरण एक ही बात है। ठीक है, तो जब एक देश अपनी मुद्रा बदल लेता है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं या नोटबंदी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ काला धन समाप्त करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट और एक हॉट मनी नाम से एक हॉट मनी का एक पॉइंट और लिख लो। हॉट मनी हेडिंग डालकर उसमें लिखिए कि एक देश से दूसरे देश में धन या पूंजी का प्रवाह, इसकी तरलता बहुत अधिक होती है, जिसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने विमुद्रीकरण की भी बात कर ली, डीमोनेटाइजेशन की, और हॉट मनी की भी बात कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।